हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे। आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम पेडोलॉजी ऑफ हिंदी का है, तो उसके सभी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखिए, जो मैंने आपके साथ ना उसके लॉन्ग क्वेश्चन को शेयर किया था, तो मेरे पास काफ़ी रिक्वेस्ट थी स्टूडेंट्स की कि मैं उनके आंसर्स को भी शेयर करूं, पर मैं उस टाइम नहीं कर पाई। पर मैंने देखिए प्रॉमिस किया था कि मैं एग्ज़ाम से पहले डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए आज मैं आपके साथ पेडोलॉजी ऑफ हिंदी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स को शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, इंफॉर्मेटिव रहे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, मैं ना इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट मैंने शेयर किए थे उनके आंसर्स को नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि वो जो भी मैंने छोड़े हैं ना वो कॉमन टॉपिक हैं। ठीक है, यानी कि जो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम है पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पेडोलॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, ये दो और भी हैं हिंदी वाले स्टूडेंट के साथ, तो उनके बिना कॉमन टॉपिक वही हैं जो हिंदी पेडोलॉजी के हैं। तो कॉमन टॉपिक देखिए सभी के लिए हेल्पफुल हो जाएंगे, तो इसलिए मैं कॉमन टॉपिक को अलग वीडियो में शेयर कर दूंगी ताकि वो और स्टूडेंट के लिए भी हेल्पफुल रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। ठीक, सबसे पहले है भाषा। ये आपका लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है और वेरी शॉर्ट में भी आता है, और आई थिंक आप ईजिली इसको लिख सकते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, भावनाओं को और अनुभवों को व्यक्त करता है। ठीक है, यह मानव संचार का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपकरण है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अंदर के विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। इवन अन्य लोग भी भाषा के माध्यम से ही उस व्यक्ति के विचारों को समझ पाते हैं। तो भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को जो है एक्सप्रेस कर पाता है। सपोज आप किसी से बात ना करो, ठीक है, आपके मन में कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज हो, ठीक, तो उन डाउट्स को आप कैसे क्लियर करोगे? जब लैंग्वेज के थ्रू ही आप अपनी फीलिंग्स को, अपने डाउट्स को जो है दूसरों तक बताओगे, दूसरे उसको समझेंगे आपकी भाषा के माध्यम से ही, और आपको भाषा के माध्यम से ही वो उस डाउट्स का सल्यूशन देंगे। तो भाषा के माध्यम से ही ये सब चीज़ें हो पाती हैं। व्यक्ति जब तक किसी से बातचीत नहीं करता वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो अटैच होके आया ना लास्ट ईयर क्वेश्चन, वो आया है कि व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में भाषा का क्या महत्व है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मानव जीवन में भाषा का क्या महत्व है। तो बात एक ही है, आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। तो व्यक्तिगत जीवन की अगर हम बात करें तो भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति जब अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसकी जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, कि भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा कर पाता है, क्योंकि वो उसके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो कैसे पहुंचाई जा सकती है? एक भाषा के माध्यम से। यह ज्ञान के संचार और अर्जन में सहायक होती है। भाषा के माध्यम से ही आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, और ये एक सबसे अच्छा महत्वपूर्ण साधन है किसी भी फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने का। ठीक है, अपने थॉट्स को, अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का। ठीक, तो व्यक्तिगत जीवन में भाषा का महत्व आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपको इसको लॉन्ग करना है, ये तो मैंने पॉइंट्स बता दिए एज अ मैराथन क्लास के पर्पज़ से। आपको अगर अब इसको लॉन्ग करना है तो आप क्या करेंगे कि जैसे पहला पॉइंट लिख देंगे व्यक्तित्व के को विकसित करना। ठीक है, उसके अंदर 2-3 लाइन्स लिख देना। फिर विचारों, इच्छाओं, भावनाओं को व्यक्त करना, है ना, फिर 2-3 लाइन उसके अंदर, ऐसे करके ना इसको हेडिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक जीवन में भाषा का महत्व। तो भाषा क्या करती है? समाज में लोगों के बीच संबंध स्थापित करती है, क्योंकि
लैंग्वेज के माध्यम से ही व्यक्ति एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन यानी कि संवाद करते हैं और सामाजिक संरचना को मजबूत बनाते हैं। भाषा के माध्यम से ही हमारी संस्कृति और परंपराएं जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती है। यह सामाजिक धरोहर को संजोने और संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा जो है व्यक्ति को और समुदाय को एक पहचान का एक महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब भाषा के द्वारा ही एक व्यक्ति की पहचान है। ठीक है। भाषा एक ऐसे समाज की विशेषताओं और विशिष्टताओं को प्रदर्शित करती है। भाषा के माध्यम से समाज में समझ और सहयोग की भावना विकसित होती है, क्योंकि जैसे कि हमने इसकी मीनिंग में पढ़ा था कि अपनी इच्छाओं को और अपनी भावनाओं को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक साझा करता है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है भाषा के माध्यम से। तो क्या होता है, एक दूसरे में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। जैसे हमने एक डाउट की बात ली थी कि हमें किसी टॉपिक को लेके कोई कंफ्यूजन है, तो हम जब सामने वाले से पूछेंगे तो एक भाषा के माध्यम से पूछेंगे, तो क्या होगा, दोनों में परस्पर सहयोग की भावना जो है उत्पन्न होगी कि दूसरे व्यक्ति में भी, कि वो भी क्या करेगा, अपनी फीलिंग्स को जो है, आपके डाउट्स को जो है भाषा के माध्यम से ही क्लियर करेगा, और यह आपसी मेलजोल और सहयोग को बढ़ावा देता है। ठीक, तो ये पॉइंट्स लिख दीजिएगा आप। अब है भाषा की प्रकृति और विशेषताएं। तो ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में अटैचमेंट में भी आया हुआ है। ठीक है। भाषा मानव निर्मित प्रणाली है जो विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती है। यह मानव मस्तिष्क का सबसे जटिल और अद्वितीय क्षमताओं में से एक है। जब परिवार में एक बेबी बॉर्न होता है, तो क्या वो पहले से ही लैंग्वेज को सीख के आता है? क्या भाषा उसको पहले से ही आती है? नहीं, जब वो परिवार के साथ रहता है तब वो लैंग्वेज को, मतलब भाषा को जो है अडॉप्ट करता है, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, जैसे माँ, पापा, दादा, बुआ। ठीक है, तो वो परिवार के साथ रहकर वर्ड्स को बोलना शुरू करता है। तो भाषा क्या है, एक मानव निर्मित प्राणी है जो मानव के द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है। भाषा प्रकृतियों का उपयोग करती है, प्रतीकों का उपयोग करती है, जिनमें ध्वनि, शब्द और चिन्ह शामिल हैं। ये प्रतीक अर्थ को संप्रेषित करने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि देखिए आप साउंड जो है हम एक भाषा के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है। शब्द को यूज़ एक भाषा के माध्यम से होता है, हम चिन्हों का यूज़ भी भाषा के माध्यम से ही करते हैं। तो भाषा के अंदर जो है इन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, ध्वनि हो यानी कि साउंड हो, वर्ड्स हो, या कोई सिंबल्स हो। फिर भाषा एक सामाजिक घटना है, मतलब समाज के द्वारा बनाई गई। यह समाज में ही उत्पन्न होती है और समाज में ही विकसित होती है। यह व्यक्ति और समाज के बीच संपर्क का मुख्य साधन है। जैसे अभी एक हमने बेबी की बात करी, बेबी पहले बुआ, मामा, पापा ये छोटे छोटे वर्ड कहना स्टार्ट करता है। फिर जब वो अपनी परिवार के साथ चीज़ों को और सीखता है और वर्ड से वो छोटे से सेंटेंस पे आता है, उस छोटे सेंटेंस से फिर वो बड़े सेंटेंस पे आता है। तो क्या होता है, जो बच्चा है वो अपने परिवार के, समाज के साथ रहकर ही भाषा को सीख रहा होता है। ठीक है। भाषा स्थिर नहीं होती है, निरंतर विकासशील है। समय के साथ भाषा में परिवर्तन और विकास होते रहते हैं, जैसे नए शब्दों का आविष्कार होना और पुराने शब्दों का लुप्त होना। क्योंकि लैंग्वेज क्या होती है, फिक्स्ड नहीं है। आपकी लैंग्वेज है, पहले आप कुछ वर्ड्स, जब हम छोटे होते थे, कोई बच्चा आपने सुना होगा तोतला बोलता है। ठीक है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, ग्रो करता जाता है, तो उसकी लैंग्वेज और डेवलप होती जाती है। तो क्या है, ये फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। ये परस्पर क्या होती है, चेंज होती रहती है। हम नए नए वर्ड्स को सीखते हैं, नई नई वोकेबलरीज को सीखते हैं। ठीक है। भाषा की एक प्रमुख विशेषता उसकी सृजनात्मकता है। मनुष्य सीमित शब्दों और नियमों का उपयोग करके अनगिनत नए वाक्य और विचार उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही अगर हमें कुछ वर्ड्स पता होते हैं तो हम उन वर्ड्स से जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक लिमिटेड वर्ड से हमारे बहुत सेंटेंसेस बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम स्कूल की बात करें, ये मेरा स्कूल है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं स्कूल में दोस्तों के साथ जाता हूँ। तो एक स्कूल वर्ड से आप कितने सारे सेंटेंसेस जो हैं बना सकते हैं। भाषा का मुख्य कार्य संपर्क साधन के रूप में होता है। यह विचारों, सूचना और भावनाओं के आदान प्रदान का माध्यम है। ये तो हमने मीनिंग में भी पढ़ा। भाषा अत्यंत लचीली होती है, फ्लेक्सिबल है, जो समय के साथ बदलती रहती है। नए शब्दों और वाक्यांशों का निर्माण होता है, जिससे भाषा अद्यतन बनी रहती है।
जब हम परिवार के साथ रहते हैं तो हम जो है कुछ वर्ड्स ही सीख पाते हैं, फिर जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें और चीज़ें जो है पता चलती हैं, हम और वर्ड्स को जान पाते हैं, वोकेबलरी को जान पाते हैं। तो भाषा क्या है, एक फ्लेक्सिबल होती है, जो हम चेंजेबल है, जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, हम नई नई वर्ड्स को सीखते रहते हैं। विभिन्न भाषा और बोलियों में विविधता होती है जो प्रत्येक समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है। जैसे यूपी की लैंग्वेज अलग है, बिहार की लैंग्वेज अलग है, साउथ की लैंग्वेज अलग है, तो क्या है, वो उनकी संस्कृति को दर्शाती है। भाषा का प्रत्येक शब्द और वाक्य अर्थपूर्ण होता है। भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति की हर बात एक विशिष्ट अर्थ होता है ना। और भाषा एक अर्जित संपत्ति है, ना कि पैतृक। कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, तो जब बॉर्न होने के बाद जब वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करता है तो वो भाषा को सीखता है ना। वो पहले से ही सीखा सिखाया नहीं होता, तो वो परिवार के साथ रह के, समाज के साथ रह कर एक बच्चा जो है भाषा को सीखता है। ठीक है, तो ये अर्जित संपत्ति होगी, ना कि उसे विरासत में मिली होती है, कोई पैतृक संपत्ति नहीं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निष्कर्ष भी लिख देना, क्योंकि निष्कर्ष देखिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो ऐसे ही हेडिंग डाल के आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आपका थोड़ा पेज कवर भी हो जाएगा। कि भाषा ना केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम है, बल्कि यह समाज की नींव भी है। इसके माध्यम से हम अपनी पहचान बनाते हैं, संस्कृति का संचार करते हैं और सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं। भाषा के बिना मानव जीवन अधूरा और असंभव है। इसीलिए भाषा का अध्ययन और संरक्षण हर समाज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ठीक, एक लॉन्ग क्वेश्चन ये प्रिपेयर होता है आपका। नेक्स्ट है, जहाँ पर मेरा नया टॉपिक स्टार्ट होना ना, वहाँ मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है। अब जैसे न्यू टॉपिक है आपका, भाषा के प्रकार। ठीक, मोस्टली भाषा के 3 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, लेकिन इसमें जो है आपके औपचारिक और अनौपचारिक भी दिए गए हैं। तो भाषा का मौखिक प्रकार क्या है, कि मौखिक भाषा वह भाषा है जिससे बोलकर व्यक्त किया जाता है। यह सबसे सामान्य और स्वाभाविक रूप से उपयोग होने वाली भाषा है। मतलब जब हम किसी को बोलकर अपनी फीलिंग्स को, अपने इच्छाओं को जो है व्यक्त करते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरी मौखिक भाषा है। ठीक है, फिर है लिखित भाषा। लिखित भाषा वह है जिसे लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे आपके सामने ये पीपीटी है, ये मैंने लिखा हुआ है इस पे पूरा, तो ये क्या है, मेरी एक लिखित भाषा है, जो इस पर मैं आपको लिखकर व्यक्त कर रही हूँ। ठीक है, यह स्थायी होती है और इसे बार बार पढ़ा जा सकता है। तो इसको भी लिखित जो रिटन लैंग्वेज होती है, वो तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बात करी कि मैं आपको जो यहाँ पर ये लिखा हुआ दिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये एक लिखित भाषा हो गई मेरी, और आप इसको कभी भी एनी टाइम एनीवेयर पढ़ सकते हैं। फिर है सांकेतिक भाषा, या जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में साइन लैंग्वेज। सांकेतिक भाषा वह है जिसे संकेतों और हाव भाव के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसे स्वर्ण बाधित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विकसित किया जाता है, क्योंकि देखिए, जो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते व्यक्ति, तो उनको जो है साइन लैंग्वेज के थ्रू ही समझाया जाता है। ये तो आपने भी देखा होगा। ठीक है, कि जो व्यक्ति बोलता नहीं है या सुन नहीं पाता, तो हम उनको जो है इशारों में समझाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, हमारी सांकेतिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो स्पेशली ये स्वर्ण बाधित व्यक्तियों के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है औपचारिक भाषा। औपचारिक भाषा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज, जैसे हमारे स्कूल्स में होती है। कि औपचारिक भाषा भाषा वह भाषा है जिसे आधिकारिक और पेशेवर संदर्भों में उपयोग किया जाता है। यह अधिक संरचित और व्याकरणिक रूप से सही होती है। फिर है अनौपचारिक भाषा। अनौपचारिक भाषा वो होती है जिसे व्यक्तिगत और असामयिक संदर्भों में प्रयोग किया जाता है। यह अधिक लचीली और सामान्य होती है। मतलब इनफॉर्मल लैंग्वेज वो होती है जो हम अपने यार दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से जो हम सीखते हैं, वो हमारी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो हम कैसे भी कहीं भी सीख सकते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज जो हम अपने स्कूल से, कॉलेज से, अपने इंस्टीट्यूशन से सीखते हैं, वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज यानी कि औपचारिक भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, कि जीवन में मातृभाषा का महत्व प्रतिपादित कीजिए। हिंदी के प्रचार और प्रसार में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित में क्या प्रयास किए जा सकते हैं? ठीक, तो मातृभाषा वह भाषा होती है, देखिए मातृभाषा का महत्व पूछा है, तो आपको थोड़ा सा पहले ये लिखना होगा। उसके बाद हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या बाधक तत्व हैं, उसके बाद लिखना है कि राष्ट्रीय हित में क्या प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो मातृभाषा वह भाषा होती है जो किसी व्यक्ति को उसकी जन्मभूमि या मूल धरती पर उसके माता पिता द्वारा सिखाई जाती है। जो हमारी मातृभाषा मतलब मदर टंग, ठीक है, जो हम अपने परिवार से सीखते हैं।
यह भाषा व्यक्ति की पहचान और अपनापन का महत्वपूर्ण अंग होती है और उसके विचारों भावनाओं को सटीकता से व्यक्त करने में हेल्प करती है। यह भाषा व्यक्ति के जीवन में उसकी सांस्कृतिक पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ठीक है। अब हिंदी के प्रचार और प्रसार में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है भाषा की भिन्नता, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग भाषाएं जो है बोली जाती हैं। ठीक है। कहीं पर हिंदी, कहीं पर इंग्लिश, कहीं पर मराठी, कहीं पर बंगाली, ठीक है, कहीं पर साउथ की। तो इस तरीके से क्या होता है, जो हिंदी भाषा का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। ठीक है। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा है। अब आप यूपी में ही चले जाओ, ठीक, यूपी में भी आपको हर जगह की एक नई लैंग्वेज मिलेगी, यानी कि लखनऊ के लोग कुछ अलग लैंग्वेज में बात करेंगे आपसे। ठीक, जो कानपुर के लोग हैं वो उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी। तो क्या होता है, होती हिंदी है लेकिन क्या होता है, बोली में चेंज होता है। ठीक है। लैंग्वेज चेंज हो जाती है उनकी। तो क्या है, हिंदी का इस वजह से प्रचार प्रसार थोड़ा कम हो गया है। सामाजिक परिवेश, कि कुछ समाज में अन्य भाषाओं का प्रतिष्ठान होने के कारण हिंदी के प्रचार प्रसार में बाधक तत्व उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे आजकल लोग इंग्लिश पे ज़्यादा जोर देने लगे हैं। ये नेक्स्ट वही है कि शैक्षिक व्यवस्था की कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजी को प्राथमिकता मानी जाती है कि ठीक है, जो प्राइमरी लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश को ले लिया है। क्यों? एमएनसीज में काम करने चले जाओ, वहाँ पे सबसे पहली प्रायोरिटी होगी आपकी इंग्लिश की। आप अभी बीएड कर रहे हैं, बीएड के बाद आप टीचर बनेंगे, ठीक है, आप इंटरव्यूज देंगे हर जगह पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए। तो आपकी इंटरव्यूज में क्या होगा, सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है। आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे। तो क्या होता है, इस वजह से भी हिंदी जो है पीछे होती जा रही है। अब जैसे लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना कम पसंद करते हैं, अब सेकेंडरी स्कूल्स आ गए हैं, ठीक, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहे हैं, है ना। तो उस तरीके से क्या होता जा रहा है, हिंदी जो है पीछे होती जा रही है। ये सब जो तत्व हैं वो हिंदी के प्रचार प्रसार में बाधक सिद्ध हो गए हैं। ठीक है। कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में। ठीक। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित में क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या प्रयास किए जा सकते हैं। सबसे पहला है शिक्षा के माध्यम से हिंदी के प्रचार और प्रसार, कि विद्यार्थियों को हिंदी में लेखन, भाषण और साक्षात्कार के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। शैक्षिक संस्थानों, सरकारी विभागों और व्यापारिक संगठनों में हिंदी का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। मतलब स्टूडेंट्स को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज किया जाए कि अपना जो वर्क है वो हिंदी में करें। जैसे अब मोस्टली स्कूल्स में होता है कि बच्चों से इंग्लिश में कम्युनिकेशन होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे भी जो है हिंदी को भूलते जा रहे हैं। ठीक। आज के इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं, आप कुछ बच्चों से मिल लेना, आपको पता चल जाएगा उनकी हिंदी इतनी वीक होगी कि उनके इंग्लिश में मार्क्स बहुत अच्छे होंगे और हिंदी में मार्क्स ऐसे होंगे जो हम लोगों के इंग्लिश में आते थे। ठीक है। तो क्या होता है कि इस वजह से हिंदी जो है जैसे पीछे होती जा रही है, तो हमें जो है इस चीज़ पे जोर देना चाहिए कि बच्चों को भी हिंदी के लिए मोटिवेट किया जाए, उनको इनकरेज किया जाए कि उनको हिंदी में लेखन दिया जाए, भाषण के लिए, साक्षरता के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, साहित्य, कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन के माध्यम से, कि साहित्य, कला और सांस्कृतिक प्रदर्शन के माध्यम से हिंदी का प्रचार और प्रसार होता है। ये माध्यम हमें हिंदी की समृद्धि, भावना और सोच को समझने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हमारी भाषा के प्रति और अधिक समर्पित भाव जो है विकसित हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कवि होते हैं, नृत्य कलाएं होती है, नाटक होते हैं, वो सब क्या होने चाहिए, हिंदी में होने चाहिए, ताकि इनसे हिंदी में और डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है। उसका और अच्छे से प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक। नेक्स्ट है डिजिटल माध्यमों के उपयोग से हिंदी का प्रचार और प्रसार करने के क्या एक तरीके हैं। जैसे फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्मों पर हिंदी सामग्री को साझा करना। आजकल जैसे अब फेसबुक है या व्हाट्सएप है, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप पे भी हम इंग्लिश में चैट करना पसंद करते हैं, हिंदी में नहीं करते। बहुत ही रेयर होता है, मैंने देखा है कि लोग हिंदी में चैट करते हैं, अदरवाइज ऑलमोस्ट जो है इंग्लिश में चैट करना पसंद करते हैं। ठीक है। तो हमें इस पर जोर देना चाहिए कि डिजिटल माध्यम के थ्रू कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। हिंदी में सामूहिक समूह, पेज और समुदाय बनाना, जैसे हिंदी व्लॉग्स बनाना, वेबसाइटों का निर्माण करना, या हिंदी में लेख, कहानियाँ, कविताएं और समाचार प्रकाशित करना। ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहिए डिजिटल माध्यम के थ्रू, कि हम जो है इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिंदी का यूज़ करें।
फिर है भाषा संगठनों का गठन, कि हिंदी को संगठित रूप से में प्रचारित करने के लिए भाषा संगठनों का गठन किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जा सकता है, जैसे हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार किया जा सकता है, जिससे उसकी महत्वता और विश्वसनीयता जो है बढ़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किया था कि हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता और संपन्नता बताइए। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको भी। प्रस्तावना लिखनी है हमें सबसे पहले कि हिंदी भाषा भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख भाषाओं में से एक समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, देखिए मैंने ना ऐसी लैंग्वेज का यूज़ किया है कि आप इजीली समझकर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसकी गहराई, विविधता और उपयोगिता ने इसे विश्व की सबसे महत्वपूर्ण भाषाओं में स्थान दिलाया है। हिंदी की वैज्ञानिकता और संपन्नता इसके व्याकरण, ध्वनि, विज्ञान और शब्दकोश से में परिलक्षित होती है। इस निबंध में हम हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता और संपन्नता पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, क्योंकि निबंध ही पूछा है कि हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता और संपन्नता पर निबंध लिखिए। तो अब पहले पढ़ते हैं हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता में जिसमें हम स्वर व्यंजन यूज़ करते हैं, स्वर नाम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्वर व्यंजन यूज़ करते हैं जैसे आ, ई, ऊ, ए। ठीक है, व्यंजन हो गए का, खा, गा, इन सब का जो है उच्चारण किया जाता है। तो ये वैज्ञानिक आधार पर ही निर्धारित होते हैं। उच्चारण में सुधार और स्पष्टता लाने के लिए हिंदी में ध्वनियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि जब तक हम इनकी हमें साउंड नहीं पता, अब जैसे ए है तो ए को ये थोड़ी ना कि हम कुछ भी बोल लेंगे, ये एक साइंटिफिक रिसर्च है, हम यही कह सकते हैं। ठीक है, कि जैसे अब जिसने भी हिंदी बनाई तो वो यही वर्ड है कि सभी को ए ही बोलना है, आ को आ ही बोलना है, ये नहीं आप कुछ भी वर्ड्स बोल दोगे। या व्यंजन है जैसे का, ख, गा है, तो हमें इसे ऐसे ही तो पढ़ना है, का को हम खा तो नहीं बोल देंगे या खा को हम गा तो नहीं बोल देंगे। तो जो वर्ड्स बनाए गए हैं साइंटिफिकली, हमें उन्हीं साउंड्स को यूज़ करना है, उन्हीं स्वर और व्यंजनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण, कि हिंदी का व्याकरण सरल, स्पष्ट और तार्किक है। इसमें संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विश्लेषण सभी का स्पष्टीकरण किया जाता है। हिंदी के क्रिया रूपों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है जो तर्क संगत और उपयोग में सरल है। उदाहरण के लिए जैसे खाना क्रिया के रूप में मैं खा रहा हूँ, वह खा रहा है आदि। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, संज्ञा, स्वरनाम, क्रिया, विश्लेषण, है ना। फिर है लिपि, कि हिंदी की देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक और तर्कसंगत है। इसमें वर्णों का क्रम और उनका उच्चारण नियमबद्ध है, जिससे भाषा का अध्ययन और शिक्षण आसान हो जाता है। प्रत्येक अक्षर का एक निश्चित उच्चारण होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आ, ए को आ नहीं बोल सकते, आ को ई नहीं बोल सकते। जो वर्ड्स जैसे दिए गए हैं, जो स्वर जैसे, जो व्यंजन जैसे हैं, हमें उन्हें वैसे ही प्रोनाउंस करना है, जिससे भाषा सीखने में और हमें क्या होती है, सहूलियत होती है। देखिए, अगर कोई ए को आ बोल रहा है, कोई आ को ई बोल रहा है, ई को बड़ी ई बोल रहा है, तो क्या कोई भी वर्ड्स को सीख पाएगा? नहीं, सभी के लिए सिमिलर है कि सभी को ए को आ के ए कहना है, आ को आ कहना है। ठीक है, तो क्या है, उससे हमें हर चीज को सीखने में जो है और आसानी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी भाषा की संपन्नता। तो फर्स्ट पॉइंट इज साहित्यिक धरोहर, कि हिंदी भाषा साहित्य में महाकाव्य, खंड काव्य, कथा साहित्य, नाटक, निबंध और कविता का विशाल भंडार है। रामचरितमानस, गोदान, गबन, कायामी हिंदी आदि साहित्य के महत्वपूर्ण रत्न हैं। विभिन्न कालों में हिंदी साहित्य ने समाज और संस्कृति को समृद्ध किया है। भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के साहित्य में समाज की विविधता और उसके विकास को देखा जा सकता है। ये सभी आपने हिंदी में पढ़े होंगे, निबंध, नाटक, कविता, रामचरितमानस हो गया, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ये तो हमने 9, 10, 11, 12 में भी गद्य और पद्य जो पढ़े हैं, है ना। तो ये क्या है, सब हिंदी की एक धरोहर है। विविधता और समृद्धि है, कि हिंदी भाषा में विभिन्न बोलियों का समावेश है, जैसे अवधी, ब्रज, भोजपुरी, मारवाड़ी आदि। ये बोलियां हिंदी की और समृद्ध बनाती हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश है। संस्कृत के कुछ वर्ड से ही इंग्लिश के वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो इन सभी भाषाओं का क्या होता है, समावेश होता है, और इसे और अधिक हम संपन्न बना सकते हैं इन भाषाओं के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है संचार और मीडिया। हिंदी भाषा का उपयोग आधुनिक संचार माध्यमों में व्यापक रूप से होता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हिंदी का व्यापक उपयोग
इसे और अधिक प्रचलित बना रहा है। देखिए दोनों क्वेश्चन को मर्ज मत करना, वो बिल्कुल डिफरेंट है कि वो क्यों हिंदी पीछे होती जा रही है, और ये है कि वैज्ञानिकता और संपन्नता क्या है। ठीक है, तो हमें उसी तरीके से दोनों आंसर देने हैं। ठीक है, अब है निष्कर्ष कि हिंदी भाषा न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपनी साहित्यिकी और सांस्कृतिक संपन्नता के कारण भी महत्वपूर्ण है। इसकी व्याकरणीय संरचना, ध्वन्यात्मक स्पष्टता और विविधता इसे एक वैज्ञानिक और समृद्ध भाषा बनाते हैं। हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रहा है, जिससे इसकी महत्ता और अधिक बढ़ रही है। इस प्रकार हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता और संपन्नता को पहचानना और संरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। निष्कर्ष में आपको कुछ नहीं करना, ऊपर जो आपने लाइंस लिखी हैं उन्हीं में से 3-4 लाइंस को लिखना है बस। ठीक है, नेक्स्ट है वाचन कौशल क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रीडिंग कौशल। तो वाचन कौशल एक वह क्षमता है जिसके माध्यम से व्यक्ति लिखित सामग्री को समझता, विश्लेषण करता और उसका अर्थ निकालता है ना। हम किसी भी रीडिंग के माध्यम से जो लिखी गई सामग्री है हम उसको समझ पाते हैं, उसका विश्लेषण कर पाते हैं, उसका मीनिंग निकाल पाते हैं। यह कौशल न केवल दैनिक शिक्षा में यह कौशल न केवल शिक्षा में बल्कि दैनिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब वाचन कौशल के प्रकार पढ़ते हैं। तो वाचन कौशल के 2 प्रकार होते हैं, लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। ठीक है, तो लाउड रीडिंग में क्या है कि यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति लिखित पाठ को जोर से पढ़ता है। इस कौशल में स्पष्ट उच्चारण, सही लय और उपयुक्त गति महत्वपूर्ण होती है। जैसे क्लास के अंदर अगर टीचर्स आपको बोलते हैं कि तेज से पढ़ो, चैप्टर को पढ़ो, तेज से पढ़ो ताकि सबको सुनाई दे। ठीक है, क्यों होता है? ताकि जो है आप ठीक से प्रोनाउंस कर पाएँ। ठीक है, चीज़ों को, जो उनकी वोकैबलरीज है, जो उनके मीनिंग्स हैं, उनको ईजिली समझ पाएँ। ठीक है, जोर से पढ़ने के कई प्रकार हैं जिनमें से प्रत्येक का अपना ही महत्व है। अब देखते हैं लाउड रीडिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक या किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा बच्चों के सामने पाठ को सही उच्चारण, लय और गति के साथ जोर से पढ़ा जाता है। मतलब क्या है, ये एक पूरे नियम के साथ पढ़ा जाता है। इसमें टीचर जो है चैप्टर को पढ़ता है, ठीक है, वो प्रोनाउंस करता है, उसको उनको वर्ड्स बताता है, मीनिंग बताता है। तो ये टीचर के द्वारा है पढ़ाया जाता है आदर्श वाचन में। ठीक, क्योंकि पूरे नियम के साथ टीचर ही पढ़ा सकता है, तो टीचर हो कोई या कोई अनुभवी व्यक्ति हो। ठीक है, अनुकरण वाचन, जिसमें टीचर पहले पढ़ता है फिर बच्चों को जोर से पढ़ने के लिए बोलता है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि पहले टीचर्स बोल रहे हैं, टीचर्स के पीछे पीछे जो है बच्चे बोल रहे हैं। अनुकरण मतलब इमिटेट करना। ठीक है, जो टीचर बोल रहे हैं, जो टीचर कह रहे हैं, एक साथ बच्चे भी उसको बोल रहे हैं। व्यक्तिगत वाचन कि प्रत्येक बच्चा अपने अपने हिस्से को जोर से पढ़ता है। इसमें एक समय पर एक ही बच्चा पढ़ पाता है। जब आप छोटी क्लासेस में होंगे तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि टीचर्स पहले थोड़ा सा खुद पढ़ता है, फिर बच्चे को पढ़ने के लिए बोलता है। जो पैराग्राफ, जैसे अब सपोज ये बुक है, ठीक, एक पैराग्राफ टीचर ने पढ़ा, दूसरा पैराग्राफ एक बच्चे को पढ़ने के लिए कहा। ठीक है, तो वो व्यक्तिगत वाचन में आता है कि ये वाला पैराग्राफ अब दूसरा बच्चा पढ़ेगा। ठीक, फिर है सामूहिक वाचन कि सामूहिक वाचन में बच्चों का एक समूह एक ही पाठ को बारी बारी से जोर से पढ़ता है। ठीक है, कि सब, जैसे ये एक बुक है, इसमें एक चैप्टर दिया गया है, तो ये स्टैंजा एक बच्चा पढ़ेगा, दूसरा स्टैंजा एक बच्चा, तीसरा स्टैंजा। तो इस तरीके से पैराग्राफ्स को, जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, टीचर बोलेगा एक पैराग्राफ एक बच्चा, दूसरा पैराग्राफ एक बच्चा, ऐसे करके जो है बच्चे के समूह के द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। इसमें प्रत्येक बच्चे को कुछ पंक्तियां या पैराग्राफ पढ़ने का अवसर भी मिलता है। ठीक, नेक्स्ट आता है साइलेंट रीडिंग। मौन वाचन में व्यक्ति बिना आवाज किए अपनी आंखों से लिखित सामग्री को पढ़ता है। यह वाचन समझने और विश्लेषण करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे नोवेल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि नॉवेल को ना हमेशा, जो उपन्यास होते हैं, नॉवेल को हमेशा जो है ऐसे पढ़ा जाता है कि हम साइलेंट रीडिंग करते हैं। अगर आप कभी भी देखना एरोप्लेन्स में या ट्रेन्स में, बसेस में, जो जिनको नोवेल पढ़ने का शौक होता है, वो ऐसे पढ़ेंगे कि दूसरे को पता भी नहीं चलेगा कि वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो क्या हम बहुत लाउडली पढ़ते हैं? ये सब क्या है, साइलेंट रीडिंग के ही एग्जाम्पल हैं। अब मौन वाचन के 2 प्रकार होते हैं, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन।
तो गंभीर वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक और गहराई से पढ़ता है, जैसे हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, नॉवेल को पढ़ते हैं, जिससे हम उसके मीनिंग्स को और उसके संदर्भों को समझ पाएँ, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है उस पाठ को पढ़ने का, वो हम पूरा कर पाएँ। द्रुत वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी पाठ को तेजी से पढ़ता है। तेजी से मतलब जैसे जल्दी जल्दी पढ़ के कंप्लीट कर दिया। हम अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कभी कभी हम न्यूज़पेपर्स में ऊपर की हेडिंग्स पढ़ ली और ख़त्म हो गया, तो वो हमारी द्रुत वाचन कहलाता है, ठीक है, कि हमने फटाफट कंप्लीट कर दिया। इसका उद्देश्य संपूर्ण पाठ को कम समय में समझना होता है, ठीक। अब पढ़ते हैं वाचन शिक्षण के उद्देश्य, तो ये अलग से भी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट है सही उच्चारण और ध्वनि पहचान में सुधार करना, क्योंकि जब हम रीडिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी प्रोनाउंसिएशन और अच्छी होगी, हमें पाठ की समझ आएगी, हमें शब्दावली की समझ आएगी, हमारी जो पढ़ने की गति है वो और इम्प्रूव हो जाएगी। हम जो है चैप्टर्स पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने बात करी थी जब समूह वाचन वाले की, कि टीचर क्या करता है, बच्चों को बोलता है अब आपकी बारी है, अब आपको स्ट्रेंजा पढ़ना है, तो बच्चे क्या है ध्यान से देखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक। अब इस पैराग्राफ की हमारी बारी आने वाली है, फिर अपने अंदर उनके अंदर क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है, इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, विभिन्न साहित्यिक विधियों और शैलियों से परिचय कराना होता है, समझ और संप्रेषण कौशल का विकास होता है, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर पाठक बनाना होता है, कि बच्चे जो है इंडिपेंडेंटली भी घर पर जाके अपने चैप्टर को कंप्लीट पढ़ पाएँ, सांस्कृतिक और सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये कुछ 10 पॉइंट्स हैं, आप ये लर्न कर लेना क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ठीक। अब पढ़ते हैं वाचन शिक्षा विकास की विभिन्न विधियाँ क्या हैं। सबसे पहले अक्षर बोध विधि, कि इस विधि में बच्चों को अक्षरों उनकी ध्वनियों के बीच संबंध सिखाया जाता है, बच्चों को अक्षरों की पहचान करना और उनके उच्चारण को समझना, बच्चे शब्दों को ध्वनियों के आधार पर पढ़ना सीखते हैं। तो इसका ना, इसको एक हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, कि जैसे इसमें हम वर्णमाला से शुरुआत करते हैं, ठीक है, हमें पहले ए आ ई उ ये सब सिखाया जाता है, जिसमें हम स्वर और व्यंजनों की पहचान करते हैं, ठीक। जैसे कोई भी वर्ड लिख दिया कि न प्लस ग प्लस रा, ठीक है, तो न ग र, ऐसे करके 3 अक्षर वाले या म ल मल, ठीक है, या 2 अक्षर वाले वर्ड्स को हम पहचानते हैं, उनकी ध्वनि निकालते हैं, उनको सीखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्णमाला सीखनी पड़ती है। वर्णमाला कौन सी होती है, जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं। फिर उन स्वर व्यंजन को सीखने के बाद हम इन वर्ड्स को शुरुआत करते हैं सीखना, इन वर्ड से हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं और ध्वनियों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं, ठीक है। फिर है का देखो और कहो विधि। तो देखिए इस विधि में आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जैसे कोई चित्र या फ्लैश कार्ड या फॉर एग्जांपल कोई चार्ट है, ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने देखा होगा SNR के ABCD के चार्ट लगे रहते हैं, तो बच्चों को जो है उन चार्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है, कि जैसे यहाँ पर चार्ट में अक्षर बने हुए हैं ABCD या ए आ ई उ, ठीक है, तो ये वर्ड्स दिखाकर, सॉरी ये चार्ट दिखाकर उनसे इनका उच्चारण कराया जाता है। तो देखो और कहो विधि में कि पहले आप देखो उसके बाद आप बोलो, ठीक है, तो इस तरीके से इस विधि का यूज किया जाता है, ठीक। वाचन उच्चारण विधि नेक्स्ट। तो देखिए इस विधि में क्या होता है कि बच्चों को जोर से पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, बच्चों के उच्चारण लय और प्रभाव में सुधार लाने के लिए, बच्चों के आत्मविश्वास और स्पष्टता को बढ़ाने के लिए। अब जैसे यहाँ पर बोर्ड पर ना टीचर बोर्ड के पास खड़ा रहेगा, यहाँ पे वो वर्ड्स लिख देगा ए आ ई उ, ठीक, और आपसे कहेगा कि ये क्या है, तो आप कहेंगे मैम ए, ठीक, सॉरी ए, ये क्या है मैम आ, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड्स को लिखने के बाद वो आपसे प्रोनाउंस कराएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी वाचन उच्चारण विधि, ठीक। फिर है ध्वनि साम्य विधि। तो इस विधि में समान ध्वनि वाले शब्दों को बच्चों को एक साथ सिखाया जाता है। इस विधि में बच्चों को ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाना सिखाया जाता है, बच्चों को विभिन्न ध्वनियों को जोड़कर शब्द पढ़ाना सिखाना और बच्चों के ध्वनि ज्ञान और उच्चारण को मजबूत करता है। जैसे कि ध्वनि उच्चारण वाले जो एक ही वर्ड्स को साउंड करते हैं, ठीक है, एक ही वर्ड्स को जैसे हम बात कर सकते हैं मैले मल, कैले कल, जैले जल, ठीक है, तो नैले नल, पहले पल, ठीक, तो ऐसे, या मैं टेरे मटर, न गहरे नगर, है ना, तो क्या है ये एक ही साउंड कर रहे हैं। जैसे हमने न गे प्लस र, नगर, मैं गे रे प्लस मगर, तो ये क्या हुआ,
एक ही साउंड कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से ध्वनि साम्य का मतलब साउंड साउंड इक्वालिटी। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि सेम साउंड प्रोनाउंस हो रही है, तो बच्चे उससे क्या होगा, सीख पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है वाक्य विधि, कि इस विधि में बच्चों को संपूर्ण वाक्य पढ़ने और समझने पर जोर दिया जाता है। वाक्य से ही समझ पाएंगे कि अब हमने वर्ड्स को सीख लिया, अब हम सेंटेंसेस पर आ गए। ठीक है, कि कोई भी सेंटेंसेस लिख दिया कि ये मेरा स्कूल है, या ये मेरा घर है, मैं अपने घर में रहता हूँ, इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख दिए। ठीक, और उसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए कहा। ठीक है। फिर है सचार्य विधि, जिसे हम चर्या विधि भी कहते हैं। तो इस विधि में बच्चों को पाठ के संदर्भ में शब्दों और वाक्यों को पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। बच्चों को संदर्भ के माध्यम से अर्थ को समझने की क्षमता विकसित करना, कोई भी पिक्चर्स दिखाकर उससे उसको समझाया जाता है। यह विधि बच्चों को वास्तविक जीवन के संदर्भ में पढ़ने और समझने में हेल्प करती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। फिर है कविता विधि, तो यानी कि कविता के माध्यम से पढ़ाना। ठीक है, कोई भी कविता बोलकर। ठीक, कि इस विधि में बच्चों को कविता के माध्यम से पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। बच्चे में पढ़ने की रुचि और साहित्यिक समझ विकसित कर की जाती है। यह बच्चे की भाषा की लय और ध्वनियों की समझ को बढ़ाता है, क्योंकि कविता के माध्यम से बच्चों बहुत सारी, जब हम छोटी क्लासेस में थे ना, इतनी सारी कविताएं होती थी जो एक ही सेम साउंड करती थी, है ना। तो उससे क्या होता है, हम एक कविता को जल्दी सीख पाते थे। ठीक, तो कविता विधि के माध्यम से बच्चों को कविताओं के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब न्यू टॉपिक हमारा शुरू होता है पद्य शिक्षण। ठीक है, तो पद्य शिक्षण का अगर ये टॉपिक आता है, जैसे कि लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है, अगर ये फिर से रिपीट होता है, तो आप पद्य शिक्षण को लिखने से पहले थोड़ा सा पद्य के बारे में भी लिख लेना कि पद्य क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं कि पद्य जो है एक साहित्य की वो विद्या होती है जिसमें मतलब किसी भी हम भाव को या कालंकरिक रूप को भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मतलब इस तरीके से आप पद के बारे में लिख लेना, फिर आप पद शिक्षण के बारे में स्टार्ट करना। ठीक है, तो पद शिक्षण क्या है? पद शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों को कविता पढ़ना, समझना और सहारना सिखाया जाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया न केवल कविता के शब्दों और पंक्तियों को पढ़ने में केंद्रित होती है, बल्कि कविता की भावनाओं, छंद, अलंकार और विचारों को भी समझने पर जोर देती है। पद शिक्षण में जो है कविताएं आती है, इसलिए हम इसे पोट्री टीचिंग कहते हैं। पोएट्री, पोएट्री का मतलब कविता हो गया हमारी। ठीक है, तो कविता के माध्यम से ही हम इसमें सीख पाते हैं। कोई भी कविता ले लो। ठीक है, पद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं कि छात्रों को कविता की भावना और विचारों को समझाना, कविता के छंद, अलंकार और काव्य शास्त्र के बारे में सिखाना, छात्रों की भाषा और शब्दावली का विकास करना, नए शब्दों और मुहावरों को सीखना समझना। ठीक, छात्रों में साहित्य और कविता के प्रति रुचि को उत्पन्न करना, छात्रों में कविता के माध्यम से भावात्मक और सांस्कृतिक धरोहर को समझने में मदद करना, उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों का ज्ञान कराना, छात्रों की रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को प्रोत्साहित करना। क्योंकि देखिए, जब हम कविता के माध्यम से सीखते हैं ना, तो स्टूडेंट कविता को ना एक सुर में, मतलब गीत के थ्रू हम कविता बोल पाते हैं। छोटी क्लासेस में हमारी कविताएं होती थी, तो जिसमें हम जो है गीत के माध्यम से कविता को जल्दी सीख पाते थे। उन्हें स्वयं कविता लिखने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, अब पद शिक्षण की विधियां पढ़ते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और ये अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पद शिक्षण के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है ताकि छात्रों की कविता की गहराई और सुंदरता का अनुभव हो सके। यहाँ कुछ प्रमुख है, जैसे गीत विधि। गीत विधि में अभी हमने बात करी है कि गाना गाकर कविता को सीखना है। जो गाने वाली ऐसी कविताएं कुछ होती है ना, जो गाने के माध्यम से हम इजिली गा सकते हैं, है ना। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम गाने सीख जाते हैं ना फट से 1 मिनट में, ऐसे हम वो कविता भी सीख जाते हैं। वो गाने टाइप वाली कविता होती है, बिल्कुल सुर और लय हमारा उसी तरीके से निकलता है गाने की तरह। ठीक, तो उसे ही गीत कवि विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थबोध विधि। तो देखिए, अर्थबोध विधि क्या होती है कि अर्थबोध विधि में कविताओं के शब्दों और पंक्तियों का गहन अर्थ समझाया जाता है। ठीक है, कि जो भी हमारी कविता है उन कविता को पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चा जो है उनकी अर्थ को समझ पाए। तो बच्चा क्या करता है, वो कविताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे के लिए थोड़ा सा मीनिंग समझना उनके लिए डिफिकल्ट होता है, तो टीचर्स के द्वारा उन मीनिंग्स को समझाया जाता है, उनका अर्थ निकाला जाता है, उनका अनुकरण किया जाता है। ठीक है, फिर है अभिनव विधि।
अभिनय विधि। अभिनय विधि क्या होती है? अभिनय विधि में कविताओं को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों को कविता के भावों को जीवंत रूप में अनुभव करने का मौका मिलता है। देखिए, आपने छोटी क्लासेस में आपके साथ सेम हुआ होगा कि टीचर्स क्या करते हैं, आपको ना अभिनय करके दिखाते हैं। जैसे कोई भी कविता ले लो, पूरे हाथों के एक्शन कर करके जो है टीचर्स आपको समझाती हैं, मतलब ड्रामा करके कह सकते हैं हम, है ना। ये टीचर आपको अभिनय करके कविता सिखा रही है। तो इस तरीके की विधि को भी अपनाया जाता है। फिर है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में शिक्षक कविता का पठन करते हैं और उनके बाद कविता की विस्तृत व्याख्या करते हैं। इसमें जो है अध्यापक ही केवल एक्टिव होते हैं, क्योंकि ये विधि जो है अमनोवैज्ञानिक विधि कही जाती है, ठीक है, जिसमें टीचर्स के द्वारा ही कविताओं का व्याख्यान किया जाता है। ये जो लेक्चर विधि है ना, व्याख्यान विधि, ये बड़ी क्लासेस में यूज़ होती है, क्योंकि कविता जो है डिफ़िकल्ट होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसको टीचर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। फिर है समीक्षा विधि। तो समीक्षा विधि में छात्रों को कविता को आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कविता के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है, जैसे भाषा शैली, भाषा, विषय और भाव को, ठीक है। कि अध्यापक केवल क्या करता है, छात्रों को जो है कविता के जो संदर्भ होते हैं ना, सिर्फ उनकी जानकारी देता है इस विधि में। मतलब इसमें भी जो है टीचर ही एक्टिव होता है ये, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, क्योंकि टीचर की कल्पना शक्ति के द्वारा इसमें रस, छंद, अलंकार जो भी कविता में यूज होते हैं ना, उन सभी को यूज किया जाता है, ठीक। आप पढ़ते हैं गद्य शिक्षण, प्रोज टीचिंग। जैसे हमने पद पढ़ा, वो हमारी पोएट्री टीचिंग थी। गद्य शिक्षण, ये दोनों टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी पेडालॉजी के लिए। कि गद्य शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसकी ऐसे सेम ना, आप इसमें गद्य के बारे में थोड़ा सा लिख देना, फिर उसके बाद गद्य शिक्षण स्टार्ट करना। कि गद्य शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से छात्रों को गद्य के पाठ पढ़ना, समझना और विश्लेषण करना सिखाया जाता है। गद्य में कहानियाँ आती हैं, निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, नाटक सभी को शामिल किया जाता है। गद्य शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों और शैलियों को समझने और उनके प्रति रुचि विकसित करने में मदद करना है। अब इसके उद्देश्य पढ़ते हैं। जैसे पहला है छात्रों की पढ़ने, लिखने, सुनने और बोलने की क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि कोई निबंध, जीवनी, आत्मकथा, नाटक, उपन्यास, इन्हीं सबको इसमें शामिल करते हैं। तो कहानियाँ होती हैं, वो सुनते हैं बच्चे, लिखने के लिए उनको निबंध दिए जाते हैं, आत्मकथाएँ दी जाती हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी जो कैपेबिलिटीज़ है ना, वो और बढ़ जाती है। फिर शब्दावली का विस्तार करना और भाषा के प्रयोग को समृद्ध करना। गद्य के विभिन्न प्रकारों और शैलियों की समझ विकसित करना। साहित्यिक तत्वों जैसे पात्र, कथा, विषय और शैली की पहचान करना, ठीक है। फिफ्थ इज गद्य पाठों के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को समझना। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। गद्य पाठों का विश्लेषण और आलोचना करना। छात्रों का तर्कसंगत और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करना। छात्रों की रचनात्मक और साहित्यिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना और समलेखन के लिए प्रेरित करना। ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है, ठीक है, गद्य और पद के। अब इसकी विधियां पढ़ते हैं। तो इसकी पहली विधि है अर्थबोध विधि, ठीक है। इस विधि में जो है पाठ का मुख्य उद्देश्य पाठ की अर्थ को समझाना होता है, क्योंकि हम इसमें चैप्टर्स ही पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, है ना, यही सब गद्य के अंदर पढ़ा जाता है। तो छात्रों को पाठ को ध्यान में से पढ़ने के बाद उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं और मुख्य विचारों को समझने पर जोर दिया जाता है। यानी कि इस विधि में जो है कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाता है। इसके लिए शिक्षक जो है किसी भी चित्र या कोई भी ऐसी चीज़, मतलब चित्रों के माध्यम की सहायता से जो है उनका मीनिंग समझाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर प्राथमिक जो प्राइमरी क्लासेस होती है ना, उसमें किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है व्याख्या प्रणाली। इस विधि में शिक्षक पाठ के विभिन्न हिस्सों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। कठिन शब्दों, वाक्यों और विचारों को सरल भाषा में समझाया जाता है। कि हम कह सकते हैं कि एक ये कथन विधि के रूप में यूज़ होती है। इसमें क्या करता है कि टीचर जो है उन शब्दों के साथ साथ जो है अपने भावों को भी व्यक्त करता है, ठीक है। और इसमें जो ज़्यादातर कार्य है वो
टीचर्स के द्वारा ही किया जाता है और जो स्टूडेंट होते हैं ना वो इसमें सक्रिय नहीं होते, क्योंकि टीचर ही कठिन शब्दों के व्याख्या को बताता है सरल भाषाओं में। ठीक। नेक्स्ट, विश्लेषण विधि। इस विधि में पाठ के गहन विश्लेषण पर ध्यान दिया जाता है। पाठ के संरचना, शैली, भाषा और विषय वस्तु का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसे हम प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। इसमें जो है टीचर्स के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि स्टूडेंट जो है उसमें सक्रिय हो सके। ठीक है, कोई भी छोटा टॉपिक टीचर ले सकता है, चैप्टर में से कोई भी टॉपिक उठा सकता है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो है कोई भी छोटे छोटे क्वेश्चंस को पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो विश्लेषण विधि को प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है, बल्कि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट के भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो टीचर्स से पूछ लिए जाते हैं। फिर है संयुक्त विधि, इंटीग्रेटेड मेथड, कि इस विधि में उपरोक्त सभी विधियों का संयोजन करके शिक्षण प्रक्रिया को समग्र और प्रभावी बनाया जाता है। छात्रों को पाठ को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने और विश्लेषण करने का अवसर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है समीक्षा विधि, कि इस विधि में पाठ का समालोचनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। पाठ की समालोचना, आलोचना और प्रशंसा पर जोर दिया जाता है। मतलब कि जो भी गद्य के तत्व होते हैं उनके गुण और दोषों को इसमें परखा जाता है। ठीक है, कि इस विधि में छात्रों का जो कार्य होता है उनको वो काफ़ी करना पड़ता है, क्योंकि छात्रों के द्वारा ही उनके गुण और दोषों को परखा जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, भाषा शिक्षा के सिद्धांत। कि भाषा शिक्षा के सिद्धांत भाषा शिक्षण को अधिक प्रभावी, रोचक और सार्थक बनाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। फर्स्ट है क्रियाशीलता का सिद्धांत, कि इस सिद्धांत के अनुसार भाषा शिक्षण में छात्रों को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। भाषा केवल सुनने पढ़ने से नहीं सीखी जाती, इसके लिए बोलना, लिखना और संवाद करना आवश्यक होता है। मतलब लर्निंग बाय डूइंग वी कैन से। क्यों आप किसी भाषा को कैसे सीख पाएंगे जब तक आप बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तो आप भाषा को नहीं सीख सकते। तो इसीलिए भाषा शिक्षण के लिए इसमें क्रियाशीलता के सिद्धांत में स्टूडेंट्स का सक्रिय होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है रुचि का सिद्धांत, कि बच्चों की रुचि पर होना चाहिए, कि छात्रों की रुचि बनाए रखना आवश्यक है ताकि वह उत्साहपूर्वक भाषा सीख सके। रुचि के अभाव में शिक्षा नीरस और अभावी हो जाती है। वो तो चाहे कोई भी हो, अगर बच्चे जो हैं इंटरेस्ट के साथ किसी भी चीज़ को नहीं सीख रहे तो बच्चों के लिए सीखना वो व्यर्थ है। बच्चों के लिए क्या, वो सभी के लिए, क्योंकि हम बिना किसी इंटरेस्ट के किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएंगे। ठीक। नेक्स्ट है प्रेरणा का सिद्धांत, कि छात्रों को प्रेरित करना और उनमें आत्मविश्वास विकसित करना महत्वपूर्ण है। प्रेरित छात्र अधिक प्रयास करते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। जब हम किसी छात्र को मोटिवेट करेंगे तो वो और ज़्यादा सीख पाएंगे। अगर हम मोटिवेट कर दें स्टूडेंट्स को, ठीक है आप नहीं कर पाओगे, आप नहीं कर सकते, तो उनका ना खुद से भी मन टूट जाता है, वो नहीं कर पाते, नहीं सीखना चाहते। तो प्रिंसिपल इस सिद्धांत में क्या होता है मोटिवेशन के, कि छात्रों को जो है हम और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करते हैं। ठीक। नियोजन का सिद्धांत, की पूरी प्लानिंग के साथ की प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए सही नियोजन आवश्यक है। शिक्षण के प्रत्येक चरण की पूर्व योजना बनानी चाहिए जिससे शिक्षण प्रक्रिया सुगम और व्यवस्थित हो सके। मतलब टीचिंग के लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए ताकि उसको ईजिली जो है सिखाया जा सके एक सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक है। नेक्स्ट इज निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, कि डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी शिक्षण का। कोई भी टीचिंग हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हम सिखा रहे हैं या हम खुद सीख रहे हैं, तो हमारा कोई लक्ष्य तो होगा ना आगे बढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए। तो उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत, कि जो भी हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। ठीक। कि जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत शिक्षा को वास्तविक जीवन की स्थितियों और अनुभवों से जोड़ने पर जोर देता है। यह सिद्धांत मानता है कि शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब छात्र उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। भाषा शिक्षा में इस सिद्धांत के तहत शिक्षण सामग्री गतिविधियों को छात्रों के जीवन और अनुभवों से जोड़ा जाता है जिससे उनकी समझ और उपयोगिता
बढ़ती है। मतलब हम कोई भी भाषा को, कोई भी चीज़ों को हम सीख रहे हैं तो वो ऐसी होनी चाहिए जो हमारे रियल लाइफ में जो है हमें यूज़फुल हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने जो सीखा, जो हमने पढ़ा वो व्यर्थ हो जाए। ठीक है, हमारे रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें इंग्लिश में कहते हैं इसे। कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत यह मानता है कि हर छात्र अलग होता है। क्योंकि देखिए, अगर एक एक क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं तो हम हर किसी का इंटरेस्ट, हर किसी की लर्निंग स्टाइल, हर किसी का सीखने का स्टाइल जो है सब कुछ अलग होगा। ठीक है, हर किसी की कैपेसिटीज़ यानी कि क्षमताएं, प्राथमिकताएं, नीड्स सबकी अलग होंगी। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों की व्यक्तिगत क्षमताओं को समझते हुए उनके अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए। ठीक, अब निष्कर्ष पढ़ लेते हैं कि भाषा शिक्षा के इन सिद्धांतों का पालन करके शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, रुचिकर, उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। इस सिद्धांतों का समुचित उपयोग छात्रों की भाषा सीखने की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है शिक्षण सूत्र। ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो शिक्षण के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और सूत्र होते हैं जिनका पालन करने से शिक्षा अधिक प्रभावी और उपयोगी बनती है। इन सूत्रों में निम्नलिखित प्रमुख है। फर्स्ट, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। इसमें क्या होता है कि हम पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। कि यह वह सिद्धांत बताता है कि शिक्षण की शुरुआत उन विषयों से करनी चाहिए जो छात्र पहले से जानते हैं और धीरे धीरे उन्हें नए और अज्ञात विषयों की ओर लेके जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी चीज़ का भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे हम अगर एनिमल्स के बारे में स्टूडेंट्स को बता रहे हैं तो पहले हमने उनसे क्वेश्चन पूछा, क्या आप सभी एनिमल्स के बारे में जानते हैं? देन दे सेड कि यस जानते हैं। फिर उसके बाद हमने पूछा कि क्या आप सभी पालतू जानवर्स के बारे में जानते हैं? तो सभी स्टूडेंट ने कहा यस हम जानते हैं। फिर देखिए, फिर हम उसके बाद जंगली जानवरों पे आएंगे। ठीक है, तो हम उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ेंगे। ठीक है, फिर हम उनको जंगली जानवरों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षा में पहले ठोस और स्पष्ट उदाहरण का उपयोग करना चाहिए और फिर धीरे धीरे अमूर्त और जटिल अवधारणाओं की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब पहले हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहिए। फिर धीरे धीरे जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, धीरे धीरे करके उन्हें हम डिफ़िकल्ट की तरफ लेके जाएंगे, मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सरल से जटिल की ओर। कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल और आसानी से समझ में आने वाले बिंदुओं से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे जटिल विषयों की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले हमें आसानी से समझाना चाहिए, फिर जब हम समझा देंगे उन चीज़ों को, उसके बाद हमें कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर जाना। शिक्षण की प्रक्रिया को संपूर्ण अवधारणा या वस्तु से शुरू करना चाहिए और फिर उसके विभिन्न हिस्सों या पहलुओं की ओर बढ़ना चाहिए। कि देखिए, पहले क्या करना चाहिए, पहले हमें सब कुछ बता देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमें थोड़े थोड़े पार्ट्स को समझाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं आज आपको जो है इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं सब कराऊंगी, इसमें मैं ये पार्ट्स कराऊंगी। जो भी मैं टॉपिक कभी स्टार्ट करती थी तो पहले मैंने शुरुआत में बता दिया आपको कि मैं ये सारे टॉपिक आज आपको कराने वाली हूँ। उसके बाद इन टॉपिक्स को मैं डिवाइड करके आपको समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। कि शिक्षण को विशिष्ट उदाहरणों और घटनाओं से शुरू करना चाहिए और फिर सामान्य सिद्धांतों और नियमों की ओर बढ़ना चाहिए। पहले कोई स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए, उसके बाद हमें जनरल रूल्स की तरफ जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। कि इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों या घटकों का विश्लेषण करने से शुरू करना चाहिए और फिर उन घटकों को एक साथ मिलाकर एक संपूर्ण अवधारणा का निर्माण करना चाहिए। जब तक आपके अगर एग्ज़ाम नहीं होते तो मैं इन सब टॉपिक्स को जो है अलग अलग कराती। अब आपके एग्ज़ाम्स हैं, अब इतना टाइम नहीं है जैसे हमारे पास कि मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग कराऊँ। तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है एक जगह मर्ज कर दिया ताकि मैं आपको जो है उनको और अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, कम टाइम में समझा सकूँ। तो हमने क्या करा, हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चले गए। ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। कि यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षा की शुरुआत प्रत्यक्ष अनुभवों और स्पष्ट तथ्यों से करनी चाहिए और फिर धीरे धीरे अप्रत्यक्ष निहर्तियों और निष्कर्षों की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, टॉपिक देखते हैं
कि भाषा एक कला है, ठीक है? स्पष्ट करना है कि भाषा एक कला है। तो भाषा के बारे में पहले थोड़ा-सा लिख देना, ठीक है? वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। फिर ये कला क्यों है, फिर हमें ये बताना है। तो अभिव्यक्ति का माध्यम है कि चित्रकला, संगीत और नृत्य, भाषा भी हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करने का एक साधन है, ठीक है? हम किसी भी चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को ही तो अनुभव करते हैं। हम अपने संगीत के माध्यम से, जैसे मैं आपको आगे बताऊँगी अब, कि जब हम अपने भाषा का उपयोग करते हैं तो हम अपने अंदर की भावना और विचारों को शब्दों में पिरो कर दूसरे तक पहुँचाते हैं। जैसे कवि अपनी कविता के माध्यम से अपने प्रेम, दुःख या सुख आदि भावनाओं को व्यक्त करता है ना? इसी तरह लेखक अपनी कहानियों और उपन्यासों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को उकेरता है, मतलब डालता है। ठीक है? तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, तो मैंने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी आती है कि भाषा का उपयोग करके हम नए शब्द, वाक्य और भावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक कलाकार नए रंगों और ब्रश स्ट्रोकर्स का उपयोग करता है, वैसे ही हम भाषा के माध्यम से नई रचनाएं कर सकते हैं। एक लेखक एक नया नया उपन्यास लिखता है जिसमें नई कहानियाँ, पात्र और संवाद होते हैं। एक बच्चे की कल्पनाशीलता से हम भरी कहानियाँ और कविताएं भाषा की रचनात्मकता को दर्शाती है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी कलाकार रंगों से जो है चित्र कला में और अच्छे कलर करता है, उसमें रंग भर देता है, जान भर देता है वी कैन से, तो उसी तरीके से भाषा के माध्यम से हम अपने शब्दों में, अपनी चीज़ों में, अपने कहानियों में, कविताओं में और क्रिएटिविटी ला सकते हैं। फिर है सौंदर्य और सौम्यता, कि भाषा में भी सौंदर्य होता है जिसे शब्दों, लय और ध्वनि के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। सुंदर शब्दों और वाक्य संरचनाओं का उपयोग करके हम भाषा को कलात्मक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। उसके बाद बस निष्कर्ष लिख देना कि इस प्रकार भाषा सिर्फ संचार का माध्यम नहीं है बल्कि एक कला भी है, जो हमें हमारे विचारों, भावना और अनुभवों को रचनात्मक और सुंदर तरीके से व्यक्त करने में मदद करता है। भाषा की एक इस कलात्मक के कारण ही हम साहित्य, कविता और अन्य सृजनात्मक कार्यों का आनंद ले पाते हैं। भाषा का सही और प्रभावी उपयोग हमें एक सच्चे कलाकार की तरह अपने जीवन के रंगों को उजागर करने का अवसर देता है। ठीक है? तो ये आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए हैं, और जो मैं आपको बोल रही हूँ पीवाईक्यू में मैंने कुछ और भी इम्पोर्टेंट शेयर किए थे, जैसे सूक्ष्म शिक्षण हो गया, और एक होता है उपचारात्मक, एक होता है निबंधात्मक, एक निदातात्मक, ये मतलब रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस टीचिंग, और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एस्से टाइप टेस्ट, ठीक है, लेसन प्लानिंग, टीचिंग एड्स, ये सब कॉमन टॉपिक है, तो इसकी वीडियो मैं आपको अलग से शेयर कर दूंगी। ठीक है, सारे टॉपिक आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, टेंशन फ्री होके प्रिपरेशन कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद माई चैनल। बाय बाय।